आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16 का आगे का पोर्शन, दैट इज डेफर्ड एश्योरेंस बेनिफिट। डेफर्ड एश्योरेंस बेनिफिट। तो पहले बात हम होल लाइफ के लिए कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफ अ डेथ बेनिफिट ऑफ ₹1 इज पेबल ऑन डेथ of person aged X but payable only if death occurs after X plus N, यानी कि X एज का पर्सन है, हमने उसको ₹1 का बेनिफिट देना है जब भी वो मरेगा, बट वो डेथ जो होनी चाहिए X प्लस N के बाद ही होनी चाहिए। सो इन केस उसकी डेथ X प्लस N से पहले हो जाती है तो हम उसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को अगर मैं J से डिनोट करूं तो दिस इज 0 if kx is less than n and v की पावर kx plus 1 if kx is greater than equal to n। तो देखने पर आपको ये प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्योर एंडाउमेंट लग रहा होगा, बट इसमें फर्क है। प्योर एंडाउमेंट में यहां पर v kx plus 1 नहीं था, v पावर n था, यानी कि उसमें x plus n पर बेनिफिट मिल ही जाना था, चाहे उस बस वहां पे जिंदा होना चाहिए, उसके बाद जब मर्जी मरे हमें इससे मतलब नहीं था। यहां पर हमने बेनिफिट देना कब है, देना मरने पर ही है, बट वो डेथ x प्लस n के बाद में होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ J जो है, इसको हम डिनोट करते हैं n डेफर्ड AX, यानी n पीरियड तक डेफर किया है और उसके बाद उसकी होल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। देखो, इस n डेफर्ड AX को ना हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये k इज इक्वल टू n से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। v की पावर k प्लस 1 है इंटू पी ऑफ kx इज इक्वल टू k है। n से इंफिनिटी जो है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी v k प्लस 1 kx इज इक्वल टू k, माइनस में k इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक। ठीक है, यानी कि अगर मुझे n से इंफिनिटी चाहिए तो 0 से इंफिनिटी में से 0 से n, यानी जितना ऐड नहीं करना मुझे भाई, n से इंफिनिटी चाहिए मतलब n या उसके बाद के सबका सम चाहिए, तो n माइनस 1 तक का सम नहीं कर रहा ना मैं, तो 0 से सबका सम करके उसमें से 0 से n माइनस 1 तक का सम अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा n से इंफिनिटी का सम आ जाएगा। तो इसको मैं फिर होल लाइफ कह सकता हूं। और 0 से n माइनस 1 आपको याद होगा क्या होता था, टर्म एश्योरेंस होता था, यानी कि n डेफर्ड AX को आप होल लाइफ माइनस में टर्म एश्योरेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसका एक और फॉर्मूला भी बनाते हैं, मान लो मैं ये कहता हूं जी n डेफर्ड AX जो है आपका किसके बराबर है, k इज इक्वल टू n टू इंफिनिटी v की पावर k प्लस 1 इंटू पी ऑफ kx इज इक्वल टू k है। इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू n टू इंफिनिटी v की पावर k प्लस 1 इंटू के पी एक्स क्यू एक्स प्लस के लिख सकते हैं। अगर मैं k इज इक्वल टू n में से k माइनस n कर दूं तो राइट साइड 0 आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। इसमें से v पावर n को मैं स्प्लिट कर लूं तो देखो बेस सेम है, पावर ऐड होके v की पावर k प्लस 1 ही आएगा ना। kpx में से अगर हम npx बाहर ले जाएं तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि जब भी हम कोई p वाली टर्म बाहर लेते हैं, किसी भी p में से कुछ p वाली टर्म स्प्लिट करते हैं, तो जो लेफ्ट साइड होती है उसमें से उतनी टर्म कम हो जाती है और राइट साइड जो होती है उसमें उतनी टर्म बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे याद होगा आपको मैंने कहा था जी 2px को लिखते हैं तो 1px इंटू 1px प्लस 1, यानी कि 2px में से अगर मैंने 1px को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, इधर एक 1 कम हो जाएगा और इधर एक 1 बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर 3px में से मैं 2px बाहर लेता हूं
तो अंदर 3 में से 2 कम हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और इधर x में 2 बढ़ जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर k p x में से मैंने n p x बाहर ले लिया तो k माइनस n बचेगा और p x प्लस n होगा। q x प्लस k पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, इसमें से मैं v पावर n और n p x को बाहर ले जाता हूं। v पावर n और n p x को मैं बाहर ले जाता हूं और k माइनस n को मैंने j मान लिया, तो k क्या हो जाएगा, n प्लस j हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं j इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, j इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी v की पावर j प्लस 1, ये कॉमन आ चुका है, बाहर आ चुका है, इंटू जे पी एक्स प्लस एन क्यू एक्स प्लस एन प्लस जे। तो देखो यहां पर सब कुछ वही है, सब कुछ होल लाइफ का है। देखो होल लाइफ में क्या होता था, होल लाइफ में होता था v की पावर k प्लस 1 के पी एक्स क्यू एक्स प्लस के, ठीक है, और k की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है। तो ये भी होल लाइफ, बस पर्सन की एज बढ़ के x की बजाय क्या हो गई है, पर्सन की एज बढ़ के x की बजाय x प्लस n हो गई है। तो मैं इसको वी एन एन पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस एन भी कह सकता हूं, क्योंकि है तो होल लाइफ, बट उस इंडिविजुअल की एज बढ़ के क्या हो गई है, x प्लस एन हो गई है। ठीक है, तो है तो ये होल लाइफ का बेनिफिट ही, बट एज बढ़ के x से हमने x प्लस एन कर दी, यानी कि ए एक्स प्लस एन हो गया। ठीक है, सो एन डेफर्ड ए एक्स का हमारा ये फॉर्मूला भी हो गया। तो अब मैं इन दोनों फॉर्मूलों को जो मैंने आपको बताए, मैंने क्या क्या फॉर्मूला बताया, मैंने बताया कि एन डेफर्ड ए एक्स इज होल लाइफ माइनस ए एक्स वन एन, और दूसरा मैंने बताया वी एन एन पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस एन। ठीक है, इसको जरा हम जनरल रीजनिंग से समझ लेते हैं। देखो करंट एज है एक्स प्लस एन के बाद बेनिफिट मिलना है, तो अगर पूरी जिंदगी में जो बेनिफिट मिल सकता था वो बेनिफिट क्या कहलाता, होल लाइफ कहलाता। इसमें x से लेकर x प्लस एन तक का डेथ बेनिफिट तो मिलना ही नहीं है। x से लेकर x प्लस एन के बीच में मिलने वाला डेथ बेनिफिट क्या होता है, टर्म एश्योरेंस का बेनिफिट होता है। तो अगर मुझे डेफर्ड चाहिए है तो मुझे क्या करना होगा, होल लाइफ के बेनिफिट में से जितना बेनिफिट नहीं मिल सकता उस बेनिफिट को मैंने माइनस कर दिया, यानी कि ए एक्स वन एन, यानी कि होल लाइफ में से, होल लाइफ एश्योरेंस में से टर्म एश्योरेंस का बेनिफिट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा डेफर्ड होल लाइफ का बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट का जनरल रीजनिंग। सेकंड की बात करते हैं। मान लो किसी ने x प्लस एन की एज पे पॉलिसी ली होती तो उसका होल लाइफ का बेनिफिट क्या होता, ए एक्स प्लस एन होता। मैं इस बेनिफिट को x की एज पे लाना चाहता हूं, तो आप बोलोगे क्या करना है, सीधा इसको v पावर n से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। बट v पावर n से मल्टीप्लाई करके मैं उसको प्रेजेंट में तो ले आया, मुझे x प्लस एन पे बेनिफिट तभी मिल सकता है अगर वो बंदा x से लेकर x प्लस एन की एज तक सरवाइव करे, यानी कि x प्लस एन का बेनिफिट ये वैलिड ही तभी है जब बंदा x से लेकर x प्लस एन के बीच में जिंदा हो, यानी कि npx से हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि ये बेनिफिट पॉसिबल ही तभी है अगर x प्लस एन की एज पे बंदा x एज वाला सरवाइव करे, यानी कि npx भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, सो n डेफर्ड ax जो होता है इसके बराबर भी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको डेरिवेशन भी करवा दिया एंड मैंने आपको जनरल रीजनिंग से भी करवा दिया। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। से 10 डेफर्ड A50 निकालना है, AM92 इंटरेस्ट 4% है, तो 10 डेफर्ड A50 के लिए सीधा सीधा तरीका क्या होता है, V10 10P50 इंटू A50 प्लस 10 यानी कि A60। ठीक है, A60 की वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी, V10 आपको 4% पे कैलकुलेट करना आता ही है, 10P50 को आप AM92 से L60 बाय L50 से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। जैसे 5 डेफर्ड A सेलेक्ट 40 चाहिए, V5 5P सेलेक्ट 40 इंटू A सेलेक्ट 40 प्लस 5,
क्योंकि ये AM92 है तो 40 + 5 होते ही इसका सिलेक्शन हट जाएगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा होने पर AM92 में सेलेक्ट पीरियड हट जाता है। तो V⁵ इंटू 5P सेलेक्ट 40 इंटू A45, V⁵ इंटू L45, अगेन यहां पर मैंने 40 + 5 किया तो 45 बन गया, डिवाइडेड बाय L40 इंटू A45। ये टेबल से मिल जाएगा, ये टेबल से मिल जाएगा, ये टेबल से मिल जाएगा, और V5 आप 1.04 ⁻⁻ करके निकाल ही सकते हो। सो आपको कभी भी अगर डेफर्ड एश्योरेंस का बेनिफिट निकालना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। देखो, हमने जब, आपको याद होगा जब मैंने टर्म एश्योरेंस पिछली क्लास में आपको निकालना सिखाया था, तो मैंने कहा था कि एक्सेल से तो आप कितने भी ईयर्स का निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आपको टेबल में होती नहीं है। मैंने क्वेश्चन किया था कि 4 साल की टर्म का है तो उसका मैंने कैलकुलेटर करके आपको दिखा दिया था, यानी कि n की वैल्यू छोटी थी तो हम मैनुअली भी सारी वैल्यूज को ऐड करके कर सके उसको। बट अगर n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाए, अब जैसे मान लो मुझे A40 30 निकालना पड़ जाए, अब 30 वैल्यू को ऐड करने थोड़ी बैठूंगा मैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम फिर क्या करेंगे, मान लो मुझे बोला जाए जी AM92 4% इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मैं क्या करूं, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि n डेफर्ड AX जो होता है होल लाइफ माइनस टर्म होता है। मैंने आपको यह भी बताया कि ये VNNPX इंटू AX प्लस NP होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, वे दोनों ही n डेफर्ड AX हैं तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो AX में से अगर मैं VNNPX AX प्लस n को माइनस कर दूं तो मुझे AX1n मिल जाएगा। ये तो मुझे हर एज पे होता ही है अवेलेबल, और ये मैं हर एज पे कैलकुलेट कर सकता हूं, मैंने भी आपको कैलकुलेट करके सिखाया। तो इसका मतलब अगर मुझे A40 30 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग AM92 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा A40 माइनस V30, क्योंकि X मेरा 40 है, N मेरा 30 है, इंटू 30P40 इंटू AX प्लस N यानी कि A70। अब A40 मुझे टेबल में मिल जाएगा, A70 मुझे टेबल में मिल जाएगा, ये मेरा L70 बाय L30 हो गया, जो मेरा मालूम चल जाएगा मुझे टेबल से ही, वैल्यू नहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है। और बचा क्या, V30 तो आप 1.04 ⁻⁻30 करके आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है। सो ये वैल्यू टर्म एश्योरेंस जो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि टेबल में नहीं होता तो हम नहीं निकाल सकते, छोटी वैल्यूज n की हो तो निकाल सकते हैं, बड़ी हो तो नहीं निकाल सकते। आज हमने उस चीज को देख लिया कि किस तरह से उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब एक और आपको याद होगा मैंने एक और चीज बताई थी कि एंडोमेंट एश्योरेंस की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था AXN is given in tables only if X plus N is either 60 और 65। तो अगर 60 या 65 ना हुआ तो क्या करें, जैसे A40 15 चाहिए मुझे, क्या करूं, टेबल तो है नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे, हम इसको टर्म प्लस में प्योर एंडोमेंट में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है इसकी वैल्यू निकालो, AM92 4% या 6% कुछ भी दिया होगा इंटरेस्ट पे, मैंने इसको टर्म प्लस प्योर एंडोमेंट में स्प्लिट कर लिया। तो टर्म निकालना तो मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे, AX माइनस VNNPX इंटू AX प्लस N, ये टेबल में मिल जाएगा, ये टेबल में मिल जाएगा, ये टेबल से कैलकुलेट हो जाएगा, और V15 तो मुझे डायरेक्टली कैलकुलेट करना आता ही है। बचा क्या, 40 15, ये तो मुझे पता है VNNPX के बराबर होता है, तो ये तो मेरा डायरेक्टली निकल जाएगा क्योंकि ये टेबल से मिल जाएगा, और V15 मुझे 1.04 ⁻15 करना है। यानी कि जब भी आपको प्योर एंडोमेंट जिसमें कि जब भी आपको एंडोमेंट एश्योरेंस जिसमें X और N का सम 60 या 65 ना आ रहा हो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी आए, तो पहले आप उसको टर्म एश्योरेंस और प्योर एंडोमेंट में ब्रेक कर लोगे,
टर्म एश्योरेंस को डेफर्ड एश्योरेंस की हेल्प से कैलकुलेट कर लोगे और जो बाकी बचा पोर्शन है वो तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आता ही है। दोनों आंसर्स को निकाल के आपको जस्ट क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, चलिए एक इसका क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे A40-20 निकालना है टर्म एश्योरेंस में, LX की वैल्यू आपको 110 - x दे रखी है। ठीक है, क्या करें? देखो A40-20 वैसे क्या होगा, V⁴ इंटू Q40 प्लस V⁴2 इंटू 1P40 Q41 V⁴3 3P40 Q43। मैं इन सब को लिखने की बजाय अगर मैं सिंपली ये लिखूं जी, ये V⁴k+1 होगा इंटू KPX_QX+K होगा। बस K की वैल्यू 0 से लेकर 19 तक हो सकती है, ऐसा ही होता है। अब मैं क्या करता हूं, KPX_QX+K को L की टर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। अगर मैं KPX_QX+K की बात करूं तो दैट इज KPX इंटू 1 - x+K, इनको मल्टीप्लाई करूं LX+K बाय LX, 1 - LX+K+1 अपॉन LX+K। एलसीएम लूंगा तो LX+K माइनस में LX+K+1 डिवाइडेड बाय LX। ये हमने पहले भी देखा। अब देखो, मुझे x की वैल्यू तो 40 दे रखी है क्वेश्चन में, x की वैल्यू मुझे 40 दे रखी है। तो अगर मुझे KP40 Q40+K चाहिए तो मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे x की जगह पर 40 डालना है। तो L40+K माइनस में L41+K डिवाइडेड बाय L40। ठीक है, अब LX मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, LX गिवन है 110 - x। तो L40+K क्या हो जाएगा, 110 - 40+K विच इज 70 - K। L41+K क्या हो जाएगा, 110 - 41+K यानी कि 69 - K। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा दिस माइनस दिस किया तो 1 आ गया। और L40 क्या हो जाएगा, L40 इज 70। तो मेरा KP40 Q40+K की वैल्यू 1/70 आ गई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ K, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ K। तो इसीलिए जब मैं यहां पर K इज इक्वल टू 0 से लेकर 19 तक पुट करने जाऊंगा V⁴K+1, तो मुझे हर बार 1/70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/70 तो मैंने बाहर ले लिया। अब बचा क्या, K को 0 डाला, K को 1 डाला, K को 2 डाला, सो ऑन, K को 19 डाला तो V20। सो दिस इज नथिंग बट सिंपल एन्युटी हो गई है जो हमने पहले वाले पार्ट में करी थी। ठीक है, लेवल एन्युटी वाले में। तो A20 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4%। A20 की वैल्यू आप 4% पे देख सकते हो, निकाल सकते हो 1 - V20 अपॉन I करके, और उसको 1/70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका वैल्यू किसका निकल जाएगा, ये आपका वैल्यू निकल जाएगा A4120 का। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इसका एंडोमेंट एश्योरेंस निकालना होगा, एंडोमेंट एश्योरेंस, तो आप इसको क्या लिखोगे, टर्म आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बचा क्या, ये विच इज V20 इंटू 20P40। तो इसकी वैल्यू तो निकल ही जाएगी। तो बस बाद में आपको क्या करना है, दोनों को जस्ट ऐड करना है, आपका सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया डेफर्ड का एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। अब थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो आपको लग रहा होगा अभी तक आसान कर रहे थे क्या। अब देखो, वेरिएंस ऑफ डेफर्ड एश्योरेंस बेनिफिट मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं, बट जनरली इसका डेरिवेशन जो होता है नहीं आता, इसका डायरेक्टली रिजल्ट ही यूज होता है। चलो
अगर मैं बात करूं होल लाइफ एश्योरेंस की, तो होल लाइफ एश्योरेंस को अगर मैं एक्स मान लूं तो वो क्या था? आप बोलोगे वो तो सिंगल था, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर कि के एक्स एन से कम है तो भी ये है और के एक्स एन से ज़्यादा है तो भी ये है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो मैं कह रहा हूं एन से पहले मरे तो भी हमने यही देना है, एन के बाद मरे तो भी यही देना है। अगर मैं टर्म एश्योरेंस की बात करूं तो टर्म एश्योरेंस क्या था जी? वी के एक्स प्लस 1 देना है अगर के एक्स एन से कम हुआ, कुछ नहीं देना अगर एन तक अलाइव रह गया तो। ठीक है, अगर मैं एक्स और वाई का डिफरेंस ले लूं, अगर मैं एक्स और वाई का डिफरेंस ले लूं तो इसमें से ये माइनस हुआ तो 0 हो गया, यानी कि के एक्स लेस देन एन है तो कुछ नहीं मिलेगा और के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो दिस माइनस दिस किया तो वी की पावर के एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देखो, अगर हम वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई निकालना चाहें, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई निकालना चाहें तो क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई ही रहता है, अदरवाइज माइनस में ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई भी करना पड़ता है। अगर प्लस है तो तीनों प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो 2 प्लस और तीसरा माइनस होगा। अब देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स तो आपको पता है, होल लाइफ एश्योरेंस का वेरिएंस क्या होता है? 2ax माइनस ax का स्क्वायर होता है। वेरिएंस ऑफ वाई आपको पता है क्या होता है? टर्म एश्योरेंस का 2ax1n माइनस में ax1n का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब रही बात किसकी? कोवेरिएंस की। अब जरा पहले कोवेरिएंस की बात कर लेते हैं। तो पहले कोवेरिएंस जो होता है मैं आपको बता दूं, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो पहले एक्स वाई देख लेते हैं क्या होगा। अगर मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो, ये पहला इससे मल्टीप्लाई हुआ और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा v रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ के एक्स प्लस 1 अगर के एक्स एन से कम है, और 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से दूसरी टर्म 0 हो जाएगी अगर के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालता हूं, ठीक है, तो वो क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई होगी नथिंग बट 2ax1n। ठीक है, 2ax1n होगी और माइनस में क्या करना है? माइनस में ex इंटू ई वाई करना है। तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई हो जाएगा 2ax1n माइनस में ax इंटू ax1n। ठीक है, ये हो गया कोवेरिएंस। अब आते हैं वापस कहाँ पे? वेरिएंस पे। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या था? वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई था वेरिएंस ऑफ एक्स यानी 2ax माइनस ax का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई यानी कि 2ax1n माइनस में ax1n का होल स्क्वायर, माइनस में ट्वाइस ऑफ 2ax1n माइनस में ax इंटू ax1n। ये था विच इज इक्वल टू, देखो इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 2ax माइनस में ax का स्क्वायर अलग है आपका, माइनस में 2ax1n, इनको मैंने फर्स्ट और इसको इकट्ठा कर लिया, बचा क्या? माइनस में ax का स्क्वायर प्लस में और क्या बचा हमारा? ax1n का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ax इंटू ax1n। ठीक है, ये क्या हुआ? ये मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया था, उसके बाद ये लिखा था मैंने। ठीक है, मतलब 2ax1n में से ट्वाइस ऑफ 2ax n माइनस किया था तो माइनस बना था, वो मैंने यहां लिख दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो ये किसके बराबर है? जो फर्स्ट टर्म है ये किसके बराबर है? ये डेफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस, डेफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस का
2ax है, यानी कि n डेफर्ड 2ax, क्योंकि होल लाइफ के लिए क्या करते हैं, होल लाइफ के लिए हम डेफर्ड होल लाइफ के लिए क्या करते हैं, हम होल लाइफ में से टर्म को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा होल लाइफ x माइनस में x1n का होल स्क्वायर, यानी कि n डेफर्ड 2ax माइनस में ये क्या हुआ, ये हुआ n डेफर्ड ax। ठीक है, तो ये भी तो वही हुआ। वेरिएंस क्या हुआ, अगर डेफर्ड होल लाइफ का वेरिएंस निकालना है तो दैट इज नथिंग बट n डेफर्ड 2ax माइनस में n डेफर्ड ax का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी तो नॉर्मली यही करते थे ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो वही चीज हमारी यहां पे भी हुई। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया डेफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस का एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू एंड वेरिएंस। अब आते हैं हम, अगर केस डेफर्ड टर्म एश्योरेंस का हो, अगर केस डेफर्ड टर्म एश्योरेंस का हो तो क्या होगा। तो डेफर्ड टर्म एश्योरेंस का मतलब है x से लेकर x प्लस m तक मर गया तो कुछ नहीं मिलना, और x प्लस m प्लस n के बीच में अगर मरेगा तो हम उसको 1 देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि n ईयर की x से लेकर x प्लस m तक मरने पर कुछ नहीं देना, और x प्लस m के बाद फर्दर n ईयर के बीच में मरेगा तो हम उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को m मान लूं तो दैट इज कुछ नहीं पे होना अगर m से पहले निकल लिया तो, और अगर m के बाद मरता है बट m प्लस n से पहले मरता है तो जब भी मरेगा उस साल के एंड पे हम पैसा देने वाले हैं, जब भी मरेगा उस साल के एंड पे पैसा देने वाले हैं। बट अगर उसकी लाइफ m प्लस n से भी ज्यादा हो गई, ठीक है, उसके बाद मरा, तो क्योंकि ये टर्म एश्योरेंस है इसलिए बाद में इसको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो m से पहले मरने पर कुछ नहीं मिलना, m प्लस n के बाद में मरने पर कुछ नहीं मिलना, m से लेकर m प्लस n के बीच में मरने पर मरने वाले ईयर के एंड पे उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। क्लियर है। होल लाइफ में और इसमें डेफर्ड में क्या, होल लाइफ डेफर्ड में और इसमें क्या फर्क है, उसमें x प्लस m के बाद कभी भी मरता तो बेनिफिट देना था, यहां हमने कंडीशन लगा दी कि x प्लस m प्लस n के बाद अगर मरेगा तो हम कुछ भी बेनिफिट नहीं देने वाले। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो होती है उसकी नोटेशन होती है m डेफर्ड ax1n। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर इसने m प्लस n तक की टर्म एश्योरेंस ली होती तो उसको बेनिफिट हमने ये देना था, उसमें से x प्लस m तक की टर्म एश्योरेंस होती तो ये होता, ये इस पीरियड में तो मरने पर हमने कुछ देना ही नहीं है, तो इसलिए m प्लस n तक की टर्म एश्योरेंस में से हमने m तक की टर्म एश्योरेंस के सारे बेनिफिट्स को माइनस कर देना है। अगर मैं इसको वैसे लिखूं, देखो Vm MPX इंटू AX प्लस M N1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैंने x प्लस m एज के बंदे को n ईयर की पॉलिसी दी, मैंने x प्लस m एज के बंदे को n ईयर की टर्म एश्योरेंस दी, उसकी वैल्यू कहां आई, x प्लस m पे आई, उसकी वैल्यू कहां आई, x प्लस m पे आई। मुझे इसको यहां लेके जाना है, यानी मुझे m पीरियड पीछे लेके जाना है, तो v की पावर m तो करूंगा, बट ये बेनिफिट यहां पे एग्जिस्ट ही तभी कर सकता है अगर वो बंदा x से लेकर x प्लस m तक जिंदा रहता है, तो इसलिए मुझे उसको MPX से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, सो डेफर्ड टर्म एश्योरेंस का हमारा ये रिजल्ट हो गया। तो इसका अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस वही वैसे ही निकालेंगे, m डेफर्ड 2ax1n, ठीक है, माइनस में m डेफर्ड ax1n का होल स्क्वायर।
ठीक है, m ईयर तक डेफर्ड और n ईयर की टर्म है उसकी, और उसमें से जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है उसका स्क्वायर हम उसमें से माइनस करने वाले हैं।